हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं फिर आप लोगों के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो टॉपिक है, जिससे कि आप ये जानेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी अटैचेबल होता है और कौन सा प्रॉपर्टी अटैचेबल नहीं होता है। तो मतलब ये हुआ कि सेक्शन 60 से लेके 64 तक जो सीपीसी 1908 है, उसके टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी अटैचेबल होता है और कौन सा नहीं। चलिए, तो आज का सीपीसी में अगर आप पढ़ते हैं सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी जिसको बोलते हैं 1908, जिसमें सेक्शन 60 से लेके 63 तक का सिलेबस में दिया गया है आईटीओ के एग्जाम में और इंस्पेक्टर के एग्जाम में, जिसमें कि एक और सेक्शन में 64 ऐड कर रहा हूं ताकि ये टॉपिक प्रॉपरली आपका कवर हो सके। तो इट इज रिलेटेड टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। करेक्ट। पहला पॉइंट, इट इज लिमिटेशन, है ना, लिमिटेशन ऑन अटैचमेंट। इस तरह से आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं पॉइंट्स। थर्ड है एग्जेम्पशन ऑफ अटैचमेंट। ये फीचर है जो ये सेक्शंस को कवर करता है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, लिमिटेशन ऑन अटैचमेंट, एग्जेम्पशन ऑफ अटैचमेंट। इस चीज को आप नोट कीजिए और अपने माइंड में याद रखिए कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हम इस चीज को कवर करते हैं, है ना। दूसरी बात है कि इस सेक्शन 60 से 63 और 64 जो कवर होता है, ऑर्डर जब आप पढ़ेंगे ऑर्डर 21 मतलब 21वां ऑर्डर ऑफ सीपीसी, जैसे हम लोगों ने सिलेबस के अनुसार ऑर्डर 5 पढ़ा, ऑर्डर 16 पढ़ा, वैसे ही ऑर्डर 21 भी हमें पढ़ना है, जिसमें कि लिमिटेड पर्पज से पढ़ना है। वो बहुत बड़ा वास्ट ऑर्डर है सीपीसी का। तो उसका लिमिटेशन क्या है, उसका लिमिटेड जो रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस है हम लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, वो है अटैचमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी से, जो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हैव बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 60 to 64। क्लियर। तो हम ऑर्डर 21 नहीं भी पढ़ते हैं तब भी इस सेक्शन से हम काफी कुछ ऑर्डर से रिलेटेड कवर कर लेंगे, जो कि ऑर्डर 21 में दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, जो आपके सिलेबस में ऑर्डर 21 भी दिया हुआ है। क्लियर। तो इस चीज को हम कवर करते हैं आज। तो सबसे पहले देखिएगा कि इसमें जो बोला गया है, सेक्शन 60 जो डील करता है, सेक्शन 60 वो बेसिकली अटैचमेंट से रिलेटेड डील करता है ना, अटैचमेंट से रिलेटेड और एग्जेम्पशन से रिलेटेड। क्लियर। और अपने आप इसी का लिमिटेशन हो जाता है कि भाई जो अटैचमेंट पूरा नहीं कर सकते हैं, पार्टली कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो लिमिटेशंस की बात करता है। तो सेक्शन 60 इज रिलेटेड टू अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, लिमिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड एग्जेम्पशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। क्लियर। चलिए, अब इस चीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 60 में क्या दिया हुआ है ना। ताकि, और एक चीज और मैं आप लोगों को बोल देता हूं, साथ में आप लोग नोट करते जाइएगा और प्रॉपरली वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, या इस चीज को एक बार देख लीजिए, फिर अपने मन से जॉट डाउन कीजिए पेपर में कि कितने ऐसे प्रॉपर्टी का नाम आप याद रख सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टी है, करीब 25-26 प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है जिसको कि अटैच नहीं किया जा सकता, सॉरी अटैच किया जा सकता है। तो उस 25-26 को आपको याद नहीं रखना है, बल्कि 1 and 2 times यू हैव टू गो थ्रू दैट, सो दैट व्हेन द ऑप्शन विल कम, योर माइंड विल ऑटोमेटिकली क्लिक द राइट ऑप्शंस टू बी सिलेक्टेड। क्लियर। तो सेक्शन 60 में जो दिया गया है, वो सबसे पहले एक, मतलब मैं एक बेसिक पूरा लिस्ट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है, एक रेस्ट्रिक्टेड मैनर में मैं इस लिस्ट को बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले देखिए, लैंड, नोट करते जाएगा, लैंड, हाउस और अदर बिल्डिंग्स, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है मूवेबल और मूवेबल
स्लैश इमूवेबल प्रॉपर्टी, नोट करते जाइएगा। दूसरा है गुड्स, नेक्स्ट है मनी, ठीक है। नेक्स्ट है चेक, जो चेकबुक आपको आता है वो भी। उसके बाद है बिल ऑफ एक्सचेंज, आप लोगों को पता ही होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, हम लोगों ने पढ़ा भी है। नेक्स्ट है हुंडी, जितना हो सकता है आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू हाईलाइट द सेम। उसके बाद है बॉन्ड्स, उसके बाद है सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज। अभी सिक्योरिटीज में जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कवर्ड होता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे बॉन्ड्स में है या कोई वेंचर है, जेवी है, तो कन्वर्टेबल वेंचर हम लोग खरीदते हैं ना, तो वो सारा चीज इसमें कवर होगा। उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो ऑल सेलेबल एसेट्स, क्लियर। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑल सेलेबल एसेट्स। उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, कहीं से भी आ रहा है, इनकॉर्पोरेशन से आ रहा है प्रॉफिट। उसके बाद शेयर, शेयर इन पार्टनरशिप, शेयर इन कंपनी, शेयर इन प्रोप्राइटरशिप, जहां पे भी आपका शेयर है उस शेयर को भी कवर करता है, क्लियर। तो ये एक ऐसा लिस्ट है जिसमें कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज ऐसा चीज बता रहा है जो ये बताता है कि वो सारा प्रॉपर्टी जो कि जजमेंट डेटर मतलब डेटर के पास है और वो ऑन करता है, पजेस करता है, ऑनरशिप होना चाहिए, पजेशन राइट भी होना चाहिए, एलिनेट करने का पावर भी होना चाहिए, सेल करने का भी पावर होना चाहिए, करेक्ट, डिस्ट्रॉय करने का भी पावर होता है, तभी ओनरशिप एस्टैब्लिश होता है। So basically section 60 of the CPC 1908 deals with the attachment of the property. And what kind of attachment? So all movable and immovable property which is not essential to survive. देखा, ये लाइन अगर आप याद रखते हैं, essential to survive मतलब without of those property survival के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने घर अटैच कर लिया तो फिर रहने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जब हम इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सारा चीज अटैच है, लेकिन जब हम कुछ चीज की बात करते हैं जैसे हाउस है, अदर बिल्डिंग्स है ना, तो हाउस और बिल्डिंग में होता है कि जिस घर में वो रह रहा है ना, और अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर है, या फार्मर के सर्वेंट का वो हाउस बना हुआ है, ऐसे केस में उसका रेस्ट्रिक्शन दिया गया है कि उसको हम अटैच नहीं करेंगे। मतलब एनी प्रॉपर्टी फॉर ड्वेलिंग पर्पस फॉर एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब अगर डेटर एग्रीकल्चरिस्ट है तो उस नहीं अटैच करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उस एग्रीकल्चरिस्ट का कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है या लेबरर है उसका और उसके लिए भी वो घर है, देन ऑल्सो इट विल नॉट बी अटैच्ड। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग सारे प्रॉपर्टी को हम लोग अटैच कर रहे होते हैं, है ना, लगभग सारे प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे होते हैं, क्लियर। अब यहां पे आते हैं कि क्या क्या, इवन अगर आप नोट करेंगे तो सैलरी भी अटैचेबल है, सैलरी भी अटैचेबल है, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट आई विल बी डीलिंग विद, कहां तक सैलरी अटैचेबल है और कहां तक नहीं, उस चीज को हम यहां हाईलाइट करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इस सेक्शन में दूसरा जो पॉइंट था, रेस्ट्रिक्शंस या एग्जेम्पशन फ्रॉम द अटैचमेंट। तो ये अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स, अटैच प्रॉपर्टी, अटैच सिक्योरिटीज, अटैचेबल सिक्योरिटीज या कोई भी इस तरह का सिक्योरिटीज है या क्या बोलते हैं कि ओन कर रहा है डेटर, उसके लिए। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए अब आते हैं हम उस पॉइंट पे जो बोलता है कि नॉन अटैचेबल प्रॉपर्टी, मतलब क्या क्या चीज को हम अटैच नहीं कर सकते हैं। अब आपके माइंड में मेरे एक लाइन से जरूर क्लियर हो गया होगा कि जो जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए मोस्ट एसेंशियल है, उसे कैसे अटैच करेंगे, नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वियरेबल एपरल, मतलब कपड़ा लत्ता जो होता है,
ठीक है, वियरेबल पर्सनल ऑर्नामेंट्स, पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैड या केप्ट एज पर रिलीजियस कस्टम। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं, जो पर्सनल ऑर्नामेंट्स होते हैं वो जो कि रिलीजियस कस्टम के अनुसार रखा जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से वियरिंग एप्रल अगर है तो डेटर के लिए मतलब उसके वाइफ का भी और चाइल्ड का भी, मतलब चिल्ड्रेन का भी, वो भी अटैच नहीं किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसके बाद जैसे बिल्डिंग की बात किए थे, तो बिल्डिंग में बिल्डिंग फॉर ड्वेलिंग पर्पस अगर जजमेंट डेटर जो है एग्रीकल्चरिस्ट है ना, किसान है, तो किसान जो है खेत में ही घर बना के रहता है, तो वैसे ड्वेलिंग हाउस को आप अटैच नहीं कर सकते हैं, ना ही उसके सर्वेंट या लेबरर के लिए, सर्वेंट या लेबरर्स के लिए। क्लियर? तो ये चीज को हम अटैच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका टूल्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर पर्पस जो होता है, टूल्स ऑफ आर्टिशंस, जो एग्रीकल्चर पर्पस से हस्बेंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना, हल है, कुदाल है, खुरपी है, ये सारे चीज को अटैच नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कैटल। अब कैटल एग्रीकल्चरिस्ट है तो नेचुरल है, गाय भैंस तो रखेगा ही, उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? उसके बाद है, इसको नोट कर लीजिएगा तब मैं फिर आगे बताता हूं। फिर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि जो कि नेसेसरी होता है एक बिजनेस को रन करने के लिए, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप अटैच नहीं कर सकते हैं, सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहला। फिर नेक्स्ट है राइट टू स्यू इन फ्यूचर, है ना, कि मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें कि बोला गया है कि भाई अगर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, तो हम सूट फाइल कर सकते हैं, यार सू फाइल कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो राइट जो आपके पास है दैट विल नॉट बी अटैच्ड एट एनी कॉस्ट, है ना। कई बार ऐसा होता है, जैसे इसी से रिलेटेड अगर देखेंगे तो राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस मतलब ये हुआ कि कोई ओल्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है या माँ बाप होते हैं, तो उनका फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए जो राइट है अपने बच्चों के प्रति या किसी के प्रति, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट या ट्रस्टी व्हाटसोएवर, तो भी वो जो है अटैच नहीं होगा उस व्यक्ति का, भले ही वो व्यक्ति जजमेंट डेटर है या डेटर है और कर्जदार है वो, लेकिन उसका अपना जो राइट है फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए वो भी एलिनेट नहीं होगा या अटैच नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टाइपेंड। पेंशन, ग्रेच्युटी, तो पेंशन को हटा दीजिए, पेंशन को थोड़ा सा हम सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं, तो ग्रेच्युटी, ये सारे चीज को भी अटैच नहीं किया जा सकता है। या डिपॉजिट इन पीएफ फंड, प्रोविडेंट फंड, जहां पे प्रोविडेंट फंड एक्ट मतलब डिपॉजिट और एनी सम डिराइव्ड फ्रॉम दैट डिपॉजिट या रिकॉग्नाइज्ड फंड विच इज कंट्रोल्ड बाय पीएफ, प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंतर्गत अगर कंट्रोल होता है, तो प्रोविडेंट फंड में जो आप डिपॉजिट करते हैं और जो उस पर इंटरेस्ट जनरेट होता है, डिराइव होता है, और जो सम आपको मिलता है, दैट इज ऑल्सो नॉट अटैचेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? सो स्टाइपेंड, ग्रेच्युटी, डिपॉजिट्स, उसके बाद है
सम पेबल फ्रॉम LIC, मतलब LIC कंपनी का नहीं, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड में अगर कोई सम पेबल है, देन दैट ऑल्सो विल नॉट बी अटैच्ड। क्लियर? ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो अब हम मेन पॉइंट पे चलेंगे इसी में कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद एक पॉइंट है एक्सपेक्टेंसी ऑफ सर्वाइवरशिप। कई बार क्या होता है, किसी फैमिली में बोला गया है कि भाई यही इकलौता बेटा है और इसके माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी सारा उसी का हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ सर्वाइवरशिप, मरे एक आदमी के मरने के बाद ये एक्सपेक्टेंसी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट विल नॉट बी अटैच्ड। क्लियर? उसके बाद पे और अलाउंसेस अंडर मिलिट्री रूल में क्या है, एयरफोर्स का, आर्मी का, नेवी का, उसके एक्ट के अंतर्गत, जैसे इसका 1950 का एक्ट है, इसका भी 1950 का एक्ट है, या इसका 1957 का एक्ट है जहां तक याद है 1950। तो ये सब एक्ट के अंतर्गत अगर कोई पे और अलायंसेस उस आर्मी पर्सनल्स को, नेवी पर्सनल्स को या एयरफोर्स पर्सनल्स को मिल रहा है, देन दैट ऑल्सो बी नॉट अटैच्ड। क्लियर? उसके बाद ये क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे जो आते हैं वो होता है, हाँ एक चीज और है, कुकिंग वेसल्स। जैसे हमने वियरेबल एपरल्स की बात किया था, तो कुकिंग वेसल्स भी जो है, कुकिंग वेसल्स फॉर हाउस, कुकिंग वेसल्स, बेड या बेडिंग से रिलेटेड जो भी उसके बच्चे, वाइफ का, वो सब के सब नॉन अटैचेबल। ये नहीं है कि बेड भी अटैच कर लेंगे, है ना। बिछावन और जो पलंग होता है उसका या उसके वाइफ का या उसके बच्चा का, वो भी अटैच नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है सैलरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मैं वीडियो के लास्ट में, ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा। बिफोर दैट यू शुड नो कि सैलरी के बारे में मैं आपको क्या बता रहा हूं, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ, क्योंकि इसी से रिलेटेड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी अटैचेबल है या नॉट अटैचेबल है। करेक्ट? एक इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा हो सकता है कि सैलरी से पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैलरी का कितना अमाउंट अटैचेबल होगा या कितना अटैच होगा, कितने पीरियड तक अटैच होगा, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेक्शन 60 है वो क्लाउज आई में आता है सैलरी का। ध्यान रखिएगा, क्लाउज आई मतलब GHI है ना, तो मतलब कि 9 पॉइंट में, 9th वाला पॉइंट पे रहेगा। तो ये वैसे ही मैं बता रहा हूं, G7 होता है तो HI। तो सेक्शन 60I में सैलरी के बारे में दिया गया। अब इसको प्रॉपरली हम देखते हैं कि सैलरी का क्या लिमिटेशन है, कितना अटैचेबल है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का जो भी सैलरी होगा, उस टोटल सैलरी का पहला 1000 विल नॉट बी अटैच्ड। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का 10,000 का सैलरी है तो 1000 उससे निकाल लिया जाएगा, बच जाएगा बैलेंस 9000। सेकेंड पॉइंट है कि बैलेंस का 2/3 ऑफ बैलेंस सैलरी, बैलेंस या रिमाइंडर। मतलब क्या हुआ कि अगर 10,000 का सैलरी है तो 1000 तो एग्जम्प्ट हो ही गया, प्लस में 2/3 निकालना पड़ेगा कितना, तो 9000 में तो 2/3 निकालेंगे तो कितना होता है 66%, राइट। 66% मतलब क्या हुआ कि 6000 रुपया, मतलब कि 6000 रुपया भी एग्जम्प्ट होगा।
क्लियर। थर्ड पॉइंट है कि जब भी सैलरी का जो अटैचेबल पार्ट होता है वो मैक्सिमम 24 मंथ के लिए अटैच रह सकता है। 24 मंथ के लिए अटैच रह सकता है। ये चीज को आप नोट कर लीजिए कि सैलरी का 1000, 2/3 एंड 24 मंथ, ये 3 पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा क्लाउज सैलरी अटैचमेंट से रिलेटेड करेक्ट नहीं है। तो पहला 1000, 2/3 ऑफ द बैलेंस सैलरी एंड मैक्सिमम अटैचमेंट पीरियड इज 24 मंथ्स। हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चौथा पॉइंट है इसमें जो कि याद रखने के लिए है कि जो अटैचेबल पोर्शन ऑफ द सैलरी है वो 24 महीने तक अगर अटैच्ड है तो अगले नेक्स्ट 12 मंथ तक नो अटैचमेंट। नो अटैचमेंट मतलब ये समझिए कि जैसे हम 10,000 का एग्जांपल लेके पढ़ रहे थे कि सैलरी जो है 10,000 है, क्लियर। तो हम पहला 1000 माइनस कर देते हैं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, तो 1000, तो बच गया 9000। अब 9000 का 2/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, तो 6000 मोटा मोटी, है ना, तो बच गया 3000। मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति का अगर 10,000 सैलरी है तो टोटल अटैचेबल पोर्शन है 3000, क्लियर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल अटैचमेंट पोर्शन कितना है, 3000। अगर ये 3000 24 मंथ के लिए अटैच हो गया तो मैक्सिमम 24 मंथ के लिए अटैच करना है ना, मैक्सिमम 24 मंथ। तो 24 मंथ तक अगर कोई भी सैलरी का अटैचेबल पोर्शन अटैच्ड है देन दैट विल बी रिलीज, एंड अगले 12 मंथ मतलब इस 24 मंथ के खत्म होने के अगले 1 साल तक, 12 महीने तक उसी सैलरी को नो अटैचमेंट के अंतर्गत रखेंगे, मतलब उसे अटैच नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है सैलरी अटैचमेंट का। फिर उस 12 मंथ के बाद फिर से उसी अटैचेबल पोर्शन ऑफ 3000 कैन बी रीअटैच्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज द फीचर ऑफ सैलरी अटैचमेंट वेयर इन वी कम टू नो कि भाई क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है और क्या क्या फ्रीडम है। मतलब क्या हुआ कि आपको इस कैलकुलेशन के अनुसार एमसीक्यूज में एग्जाम में पूछा भी जाएगा, पूछा भी गया है, प्लस आपको ये जानना होगा कि क्या अटैचेबल है और क्या नॉट अटैचेबल है, कब तक अटैचेबल रहेगा और फिर से दोबारा कब अटैच किया जा सकता है अटैचेबल पोर्शन ऑफ सैलरी, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है कि एनी प्रॉपर्टी और एनी एसेट और एनी पोर्शन ऑफ सैलरी और समथिंग एल्स जो कि अटैचेबल है, जिसको अटैच किया जा सकता है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, अगर कोई प्रेस्क्राइब रूल के तहत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि सो एंड सो प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच्ड, देन दैट प्रॉपर्टी विल नॉट बी अटैच्ड। मतलब जो हमने अटैचमेंट में देखा कि क्या क्या अटैच होता है, लैंड, बिल्डिंग्स, राइट, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी अटैच हो सकता है। तो जो जो अटैच हो सकता है वो उसमें भी एग्जम्पशन निकाला जा सकता है एज पर द स्पेसिफाइड रूल। समटाइम्स क्या होता है कि सर्टेन सिचुएशन में गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, उस रूल्स के अंतर्गत ये डिसाइड करती है कि भाई अटैचमेंट के दरमियान ये पोर्शंस को भी अटैच नहीं किया जाएगा। सेक्शन 60 इज क्लियर। नाउ कम टू सेक्शन 61। अब जितने भी पार्ट हैं वो सब छोटे छोटे हैं। तो सेक्शन 61 क्या बोलता है कि पार्शियल एग्जेम्पशन की बात जो होती है, पार्शियल एग्जेम्पशन की जो बात होती है फ्रॉम अटैचमेंट, है ना, फ्रॉम अटैचमेंट, उसमें ये जो दिया जाता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर रूल के अंतर्गत ये डिक्लेयर करती है कि
एग्री प्रोड्यूस ऑफ हस्बेंड्री या हस्बैंडमैन या एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर्स सर्टेन अमाउंट तक या सर्टेन पोर्शन तक एग्जेम्प्ट होगा। तो सो स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड, स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट विल प्रेस्क्राइब द रूल एज पर द रीजनेबिलिटी ऑफ द सिचुएशन व्हाटसोएवर। क्लियर? तो ये सेक्शन 61 बोलता है कि व्हेन स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स दैट सर्टेन पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन नॉट बी अटैच्ड बिकॉज ऑफ द सो एंड सो रीजंस और सो एंड सो सर्कमस्टांसेस। चलिए अब सेक्शन 62, सेक्शन 62 क्या बोलता है? सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, जो रहने के लिए घर है, चूंकि ड्वेलिंग हाउस को भी हम सीजर करते हैं, तो ड्वेलिंग हाउस के रिलेटेड जो सर्टेन रूल्स हैं उसको स्पेसिफाई करता है सेक्शन 62। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले सेक्शन 62 बोलता है कि इस ड्वेलिंग हाउस में जब भी आप एंट्री मारेंगे, जैसे हम लोग सर्च एंड सीजर में जाते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन विंग से जब भी आप सर्च एंड सीजर में जाते हैं, तो या सर्वे में क्या बोला गया है कि सर्वे बिजनेस प्रीमाइस पे होगा फर्स्ट। सेकेंडली क्या बोला गया है कि आफ्टर मॉर्निंग, आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट स्ट्राइक शुड बी देयर और रेड शुड बी देयर। तो हम लोग उसी समय में एक्शन लेते हैं। उसी तरह से सर्च भी जब स्टार्ट होता है तो आफ्टर सनराइज ही स्टार्ट करते हैं। तो सिमिलरली यहां पे बोला गया है कि जब ड्वेलिंग हाउस में आप एंट्री करेंगे तो आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस है, नो एंट्री, नो एंट्री आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। क्लियर? तो पहला रूल इसके अंतर्गत है। दूसरा है ओपन करने से रिलेटेड में, ओपन करना, डोर ओपन करने से रिलेटेड, ओपनिंग डोर, है ना। तो डोर ओपन से रिलेटेड में होता है कि जब कोई प्रीमाइज है, बहुत बड़ा प्रीमाइज है, उसका एक मेन डोर होता है, फिर घर के अंदर हर एक रूम का एक दरवाजा होता है, तो इससे तोड़ने से रिलेटेड, खोलने से रिलेटेड, ब्रेक ओपन की बात करने से रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया है कि जब बिल्डिंग के मेन डोर पे एंट्री की बात होती है तो आप तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक कि जरूरत फील ना हो। और जरूरत कब फील होता है? जब ये लगता है कि सामने वाला जिसके घर में हम लोग जा रहे हैं सीजर के लिए या अटैचमेंट करने के लिए, वो हमें एंट्री नहीं दे रहा है। क्लियर? तभी हम ब्रेक ओपन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि यू हैव टू इंश्योर दैट द सेम प्रॉपर्टी और प्रीमाइज इज ड्वेलिंग हाउस ऑफ द जजमेंट डेटर, मतलब जिसके पास हम गए हैं उसी का हाउस है और वही रह रहा है ना। तो ड्वेलिंग हाउस मतलब वही रह रहा है और उसी का घर है। क्लियर? तो मतलब रह रहा है के सेंस में भी जा सकते हैं और उसका घर है तो उस सेंस में भी जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जैसे कोई आदमी रेंट पे रह रहा है तो रेंट पे रह रहा है तब भी उस घर को हम ब्रेक ओपन करके जा सकते हैं, क्योंकि हमें इंटरनल प्रॉपर्टी के इंटरनल पार्ट्स को, ज्वेलरी को या जो चीज को हम अटैच करना चाहते हैं वो अटैच करना है। क्लियर? तो मतलब मेन एंट्री पे ब्रेक ओपन करने से पहले हमें इंश्योर करना होगा कि ऑक्यूपेंसी ऑफ द प्रीमाइज इज बीइंग डन बाय द जजमेंट डेटर, या जिसके लिए हम गए, जिससे कर्जा निकालना है, पैसा निकालना है। सेकेंडली, जजमेंट डेटर इज रिफ्यूजिंग टू ओपन द डोर। फर्स्ट, ये दो चीज कंडीशन पूरा हो गया। अब जब हम घर के अंदर जाते हैं तो किसी भी डोर को हम तोड़ के ओपन कर सकते हैं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के साथ में, नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए हमेशा कि भाई खोल दो दरवाजा, नहीं तो हम तोड़ देंगे, ये अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो इस 62 में है वो है कि अगर कोई पर्टिकुलर रूम फॉर वुमेन सेट है, कि भाई ये वुमेन की महिला है और ऐसी महिला जो पब्लिक प्लेस पे नहीं जाती है, होता है ना पुरानी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लाज शर्म या सोसाइटी का एक रूल्स होता है, कस्टम होता है कि नहीं हमारे घर की बहू है, हमारी घर की बेटी बाहर नहीं जाती है, तो ऐसे वुमेन के द्वारा अगर ऑक्युपाइड वो रूम है तो उसमें दो चीज को ध्यान रखा जाता है। पहला कि वार्निंग और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू दैट वुमेन टू विथड्रॉ फ्रॉम द रूम, मतलब रूम से आप निकल जाइए, आपको टाइम दिया जाता है। इफ शी इज विलिंग टू कम आउट देन प्रॉपर फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द रूम,
मतलब ये नहीं है कि बाहर निकली, हाँ नहीं, अगर वो पब्लिक प्लेस में नहीं जाती हैं तो उनको उसी वे में बाहर निकाला जाएगा, रेस्पेक्ट के साथ से, सम्मान के साथ में, और उसी वे में उन्हें जहां पहुंचाने की बात होगी उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? तो विड्रॉल अपॉर्चुनिटी और विड्रॉल के बाद फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग फ्रॉम द हाउस, उसके बाद सारा काम कर सकते हैं। उसमें भी अगर मान लीजिए कि वो इंसिस्ट करती है कि नहीं मैं एंट्री करने नहीं दूंगी, तब भी एज पर लॉ एंड प्रोसीजर वी कैन ब्रेक ओपन द डोर और वी कैन इंटर इन दैट रूम। क्लियर? विथ प्रॉपर प्रिकॉशन एज पर द रूल्स प्रेस्क्राइब फॉर दिस। क्लियर? तो ये 62 इसी से रिलेटेड है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 63। सेक्शन 63 जो कि लास्ट सेक्शन है आपके सिलेबस के अनुसार आईटीआई और आईटीओ एग्जाम के लिए। तो सेक्शन 63 बोलता है, क्या बोलता है? सेक्शन 63 बोलता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या कोर्ट का जो ऑर्डर होता है ना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन ध्यान रखना होगा, है ना? तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ सेवरल कोर्ट्स। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी अटैचमेंट से रिलेटेड जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है उसे एक से अधिक कोर्ट ने अटैच करके रखा है। जैसे एक कोर्ट है, एक पर्टिकुलर प्रीमाइज को प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, फिर उसी व्यक्ति के अगेंस्ट में किसी और कोर्ट से अटैचमेंट का ऑर्डर आ गया, देन दैट आल्सो बी अटैच, मतलब अटैच तो ऑलरेडी है, देन क्लेम विल बी आल्सो फाइल्ड बाय द अदर कोर्ट आल्सो कि भाई हमारा भी अटैचमेंट इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है। क्लियर? तो वैसे में क्या करना होगा कोर्ट को, मतलब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब बहुत सारे कोर्ट एक ही प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं तो वहां पे जो सबसे पहला अटैच करने वाला कोर्ट होता है या तो उसकी प्रायोरिटी होती है या जिस कोर्ट का ग्रेड हायर होता है उसकी होती है। तो पहले जिस कोर्ट की हायर अथॉरिटी होती है, हायर ग्रेड वाले होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन्हीं के अनुसार सारा प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया जाएगा अटैचमेंट के बाद। और अगर सेम हेड, सेम ग्रेड का सेम कोर्ट है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा अटैच किया गया और दूसरा ऑर्डर भी अटैचमेंट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा आया है और तीसरा भी वैसा ही मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से ऑर्डर आया है, इन दैट केस क्या होगा? जो पहले उसको अटैच किया है, जो एग्जीक्यूट करेंगे, उनकी प्रायोरिटी होगी, और उनकी प्रायोरिटी मतलब वही सारा डिसाइड करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली पोर्शन विल बी डिवाइडेड टू द अदर कोर्ट्स। क्लियर? तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इन केस ऑफ सेवरल कोर्ट्स अटैचमेंट। सेक्शन 64 जो कि लास्ट है वो ये है कि अगर पहला तो है कि क्या है इसका, एलिनेशन, हाँ, प्राइवेट एलिनेशन और डिस्पोजल ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, इसके बारे में बोलता है सेक्शन 64 कि जो प्रॉपर्टी अटैच हो गया उसका रिपरकशंस क्या होगा। तो सेक्शन 64 बोलता है कि पहली बात कि जो प्रॉपर्टी अटैच हो गया है वो ना तो सेल किया जाएगा, ना एलिनेट किया जाएगा, ना ट्रांसफर किया जाएगा, ना डिस्ट्रॉय किया जाएगा। क्लियर? ये है रेस्ट्रिक्शन। सेक्शन 64 यही बोलता है कि जो अटैच हो गया अब कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही सारा एक्शन लिया जाएगा। अगर सेल की बात है, ट्रांसफर की बात है, देन सेल एंड ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी डन एज पर द डायरेक्शन और एज पर द रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट। होता है ना कि जैसे मान लीजिए सेल का कोई प्रॉपर्टी अटैच किया 50,000 के लिए और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है 5 लाख। अब वो सामने वाला जजमेंट डेटर बोलता है कि भाई मैं इसे बेचना चाहता हूं, तो बेचने का तो मना ही है, प्रोहिबिशन है कि यू कैनॉट सेल। लेकिन अगर कंप्लीट एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लगाएगा तो दिस इज ऑल्सो बिकम्स अगेंस्ट द लॉ, क्योंकि भाई जब बेचेगा तभी तो आपका 50,000 देगा, दैट कंडीशन विल बी कंप्लाइड। तो कोर्ट जो है उस केस में ये कंसीडर करती है कि भाई चलो 5 लाख प्रॉपर्टी है तो हम 50,000 के लिए 5 लाख प्रॉपर्टी क्यों अटैच करें। क्लियर? तो इसीलिए वो प्रोसीजर के थ्रू वो सेल करने के लिए भी देगी और अपना 50,000 को भी रिकवर करेगी फ्रॉम जजमेंट डेटा। करेक्ट? दूसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्राइवेट एलिनेशन और डिस्पोजल भी हो सकता है। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस? कैन यू गेस इट?
अगर इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए प्रायर एग्रीमेंट हो चुका है, प्रायर एग्रीमेंट और वो रजिस्टर्ड भी हो गया है ना, एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, इस प्रॉपर्टी को दो व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था कि हम 10 लाख में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या जो भी रीजन से बेच रहे हैं, जो भी कंसिडरेशन में बेच रहे हैं, तो इन दैट केस ये प्रॉपर्टी कैन बी एलिनेटेड, मतलब दिस अटैच प्रॉपर्टी कैन बी एलिनेटेड सब्जेक्ट टू द प्रेस्क्राइब रूल्स ऑफ द कोर्ट, मतलब उसमें मनाही नहीं है। लेकिन वो एग्रीमेंट दो चीज कंडीशन को क्वालिफाई करना चाहिए। पहला कि वो अटैचमेंट से पहले ही एग्रीमेंट हो गया था या कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। दूसरा कि रजिस्टर्ड भी हो गया था अटैचमेंट के पहले। क्लियर? देन दैट प्रॉपर्टी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, कैन बी ट्रांसफर्ड और कैन बी एलिनेट टू अदर विद द या सब्जेक्ट टू कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन और सब्जेक्ट टू कोर्ट्स रूल। क्लियर? तो ये था आपका चैप्टर बोलते हैं सेक्शन 60 to 64, जो कि आपके सीपीसी 1908 के अंतर्गत आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्जाम में आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। ध्यान रखिए, अगर हमारे इस वीडियो को लगातार भी अगर आप सुनते हैं, 2 बार 4 बार 5 बार देखते हैं और सुनते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यह हम गारंटी में बोल रहा हूँ, एश्योर कर रहा हूँ। रीजन यह है कि जब मैं गो थ्रू कर रहा था प्रीवियस ईयर का, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही सुपरफिशियली पूछा गया है। सुपरफिशियली मतलब डायरेक्टली या तो रूल से या ऑर्डर से या सेक्शन से, तो जो मैं बता रहा हूं उसी फॉर्मेट में पूछा जाएगा। और अगर हमारी इस पूरे वीडियो का स्टोरी आपके माइंड में है तो आप नहीं चुकेंगे। चलिए, लास्ट में एमसीक्यूज है कि किसी व्यक्ति का सैलरी जो है 30,000 है, ठीक है, और इसका अटैचेबल पोर्शन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अटैचेबल पोर्शन, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि किसी व्यक्ति का सैलरी 30,000 है, 30,000 नॉट 36, तो इसका अटैचेबल पोर्शन अमाउंट क्या है। क्लियर? तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कमेंट में जरूर डालेंगे। सो आज के लिए हम यहां इतना ही खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अक्रॉस द कंट्री अपने डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू एकोला चैनल।